दोस्तों नमस्कार। अनुस्वार मंच में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अनुस्वार मंच पर हम आपको मिलवाते हैं नए नए साहित्यकारों से, प्रतिष्ठित रचनाकारों से और अनुभवी रचनाकारों से, ताकि आप उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में पूरा सीख सकें। आज हमारे साथ व्यंग जगत के पुरोधा और सबसे तीव्र गति में व्यंग लिखने वाले ललित जी मौजूद हैं। तो हम उनसे आज की वार्ता में देखेंगे क्या खुलासा हो सकता है, क्या पड़ताल हो सकती है, कैसे वो इतना परिश्रम कर लेते हैं, कैसे वो इतनी ज्यादा संख्या में गतिशीलता के साथ अपने व्यंग की रचना करते हैं। स्वागत है ललित जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपके इस पटल पर आकर मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। और मैं तो व्यंग का विद्यार्थी हूँ और मेरी जब भी मैं किसी लाइव प्रोग्राम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी परीक्षा है। तो अंदर से धुकधुकी भी लग रही है कि साहित्यकार और जाने माने वकील पता नहीं क्या पूछ बैठे, इसलिए मैं घबराया हुआ हूँ और मैं पानी पी पी के जवाब दूंगा। साहित्यकार के अलावा वकालत ज्यादा कठिन है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, इसलिए पानी रख लिया, पानी पी पी के जवाब दूंगा। जी, तो शुरू करते हैं। आपके साहित्य की यात्रा कब, कहाँ और कैसे और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? देखिए ये सवाल बहुत ही शानदार है। मैंने आप ये देखिए कि मैं ये सातवीं में था तो मैं कविताएं सुनने का बड़ा शौक मुझे होता था। टीवी पे जब दूरदर्शन पर कवि सम्मेलन आते थे तो सब लोग कुछ और देखते थे, लेकिन मैं दूरदर्शन जब भी कवि सम्मेलन आता था तो मैं कवि सम्मेलन ही देखता था। पता नहीं क्यों बचपन से ये संस्कार मिल गया कि देखना है, चाहे वो जैमिनी हरियाणवी हो, उनके बेटे अरुण जैमिनी हो, हुल्लड़ मुरादाबादी हो, ओम प्रकाश आदित्य हो, शैल चतुर्वेदी हो। मतलब अभी देखिए कि शैल चतुर्वेदी की एक रचना है, आंख लग गई, मैं अस्पताल में था, सामने नर्स थी, मेरी आंख चल गई या आंख लग गई। या हुल्लड़ मुरादाबादी की कविता आज भी मुझे कंठस्थ, आप मान लीजिए, पूंजी पियो पत्नियों मत लेना इसे गोद, इसको जब हो आएगा बोध तिजोरी ले भागेगा। या दूसरे अंदाज में कहते हैं कि सास बहू में छिड़ गई लड़ते बीती रात, सास बहू में छिड़ गई लड़ते बीती रात, खटोला यहीं बिछेगा, खटोला यहीं बिछेगा। तो ये मैंने बचपन की वे बातें थी। और धीरे धीरे 8वीं में आया, 9वीं में आया तो लोगों ने कहा, कुछ महिलाओं ने बोला कि बेटा आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मैंने मुझे तो मालूम नहीं। कहते हैं दूसरों की कविताएं सुनाते हैं। सुरेंद्र शर्मा की कविताएं मैं पहले बहुत सुनाता था कि ए जी देखो ना, ऊपर की बर्थ पर कहीं आ जाऊं, मैंने डर लागे गिर जाऊंगी, मैं बोलो भगवान तू ऊपर तो जा, तेरे जाते ही बर्थ नीचे ने आ जाएगी। तो एक दिन, शुक्रिया, एक दिन वो भी आया कि जब सुरेंद्र शर्मा जी के साथ में मंच शेयर करने का मौका मिला, जिसमें मैं कमला नगर में होली वाले कवि सम्मेलन में था और 10-12 कवि थे। उसमें प्रेम जी, प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल और NSG कमांडो के दीपक मिश्रा और तमाम कवि थे। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया कि जब कविता जो भी मैंने सुनाई होगी उस जमाने में, और मुझे ये भी याद है कि उस जमाने में एक लिफाफा मिला था और वो लिफाफा थोड़ा भारी था और वो मैंने जेब में रख लिया था। शक्ति नगर की रेड लाइट पर वो मैंने लिफाफा खोल के देखा, उसमें 100 के बहुत सारे नोट। आप ये देखो कि एक BA फर्स्ट ईयर का लड़का, 88 की बात है, और उसको अचानक से 2500 रुपये मिल जाए
उस जमाने के 2500 आप सोचो, आप बहुत महंगे होते आज के जमाने में कितने होंगे। तो मुझे ये लगता है कि मंच पर पैसा है, लेकिन मंच के जो कवि हैं वो एक कविता को 20-20 साल, 25-25 साल बनाते हैं। चाहे वो मेरी कविता है, मेरी कविता को प्रेम जी भी सुना जाएंगे, रणविजय राव भी सुना जाएंगे, हरीश रावल भी सुना जाएंगे, लेकिन पहले पूछ लेते हैं यार ये वाला तो मामला नहीं सुनाया ना किसी ने, ये तो नहीं सुनाया। तो दूसरी स्थिति ये भी है, जो मंच की स्थिति है, अशोक चक्रधर ने एक बार कहा था कि मंच का कवि अगर कोई बीमार हो जाता है तो दूसरा उसका हालचाल पूछने नहीं जाता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कंपटीशन। लेकिन ये उन्होंने, मुझे लगता है कि 20 साल या 25 साल पहले कहा होगा, लेकिन अशोक चक्रधर जी के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी ये जब अपना पुस्तक मेला लगा, तो एक बारी सह संचालक मैं भी था, जो सर्व भाषा कवि सम्मेलन हमने किया था, तो उसका अपना आनंद था। लेकिन अभी हाल के वर्षों में मंचीय कविता का स्तर बदला है। मंच के कवियों में एका भी है, क्योंकि अभी देखिए कि अभी किसी एक मंच के कवि की बच्चे की किसी की शादी होती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। आपको एक चीज बताओ कि दिनेश रघुवंशी हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ललित जी आपकी शक्ल बड़ी उनसे मिलती है। अच्छा। तो कभी मौका लगा दिनेश रघुवंशी जी से मिलेंगे, वो किसी कार्यक्रम के उपरांत उनसे भेंट। तो मंचीय कवियों में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जैसे अरुण जैमिनी है, चिराग जैन है, दीपक दुआ है, दिनेश रघुवंशी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनायास याद आते हैं। और ऐसे ही मैंने एक बार आपसे चर्चा भी की थी, दीपक सरीन है, आगरा में बहुत अच्छे गीतकार कवि हैं, नीलोत्पल मृणाल है। इसलिए मंच की कविता भी अछूती नहीं। वे भी चाहते हैं कि हम भी मुद्रित अक्षर में आए, वो प्रवेश हो, वे आए, तो अच्छा लगता है। और मुझे तो ये लगता है कि एक भाई मंच पर है, एक भाई किताबों में है, तो ठीक है, अच्छा लगता है। वही काम करना चाहिए जिसमें संतुष्टि मिले। ठीक बात है। अच्छा, मंच हर एक के बस का भी नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हमारे आप जैसे लोगों के लिए वो शायद अधूरी यात्रा रहेगी अगर उस पर जाएंगे तो। नहीं, पर ऐसा है, मैंने आपका अंदाज देखा है नीरज की रचना सुनाते हुए, जो आपने हिंदुस्तानी एकेडमी के सभागार में सुनाई थी, और खचाखच भरे सभागार में सबने सुलगी ना गीली लकड़िया, मुनवा को झट जवानी दो, हो मेरे भैया पानी दो, पानी दो गुड़ घानी दो, जलती है धरती पानी दो, मिटती है धरती पानी दो, हो मेरे भैया हो। तो ये आनंद है सर। और ये आपने जो पहल की है अनुस्वार मंच की, सर्दी के मौसम में गर्म पानी हाथ में हो, कमरे में आप बैठे हो, साहित्य की चर्चा हो, बैठे हो साहित्य की चर्चा, और जीवन में और क्या चाहिए, और क्या चाहिए है ना। मतलब वार्तालाप हो जाए तो ये वार्तालाप किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसी पद्मश्री, पद्म सम्मान पुरस्कार से बड़ी बात जी। तो जब साहित्यिक यात्रा प्रारंभ होती है तो सबसे पहला जो अचीवमेंट होता है वो रचना के प्रकाशित होने का अचीवमेंट होता है, और उसमें जो सुख मिलता है या जो खुशी मिलती है वो अनिर्वचनीय होती है। तो आपकी पहली रचना कौन सी थी और कब प्रकाशित हुई? पहली रचना श्री अनिल नरेंद्र के अखबार वीर अर्जुन, सांदे वीर अर्जुन में प्रकाशित हुई, और उसकी मैंने बहुत सारी प्रतियां ले ली और पूरे मोहल्ले में बांट के आया। और पहली रचना का जब प्रसारण आकाशवाणी से हुआ तो उस समय मुझे मानदेय राशि मिली थी 150 रुपये, तो उससे मैंने ट्रांजिस्टर खरीदा। अच्छा हाँ, आकाशवाणी में खूब सारी रचनाओं का प्रसारण हुआ,
इसी बात में मुझे याद आया एक चुटकुला भी, कि एक पत्नी ने बोला कि सुनिए जी, प्रसारण और प्रकाशन में क्या अंतर होता है? मैं बोलो भगवान, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जब पत्नी के मारे हुए बेलन का दाग पापा के गाल पर उभर कर आता है तो जी वह हुआ प्रकाशित, और जो द्रुत गति से बेलन चलता है वह हुआ प्रसारण। तो क्रिएटिव माइंड के लिए प्रसारण और प्रकाशित शब्द बड़े स्थायी बिंदु है। मनोरमा जी आपके इस हास्य पर जो है मजा ले रही। बेलन चीज ही ऐसी है। देखिए बेलन नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा कि मैं तो कहता हूं कि हर पति को बेलन का सम्मान करना चाहिए, बेलन वाली का सम्मान करना चाहिए, और किचन में नहीं फटकना चाहिए। जरा दूर बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन, लेखक के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब भी तो आज कोरोना काल बेशक खत्म हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए कब से सोशल डिस्टेंसिंग चली आ रही है। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये दूरस्थ शिक्षा है। तो ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग हो चुका है। और अभी जो नया वेरिएंट आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा घातक है, तीसरा कहता है कि घातक तो बिल्कुल नहीं है। अभी जो मंची कवि है वो कहते हैं बिल्कुल घातक नहीं है, क्योंकि अगर आपने घातक कह दिया तो उनकी सारी यात्रा रुक जाएगी। मंची कवि जो है, आप हम जो कविताएं लिखते हैं, लिटरेरी माइंड की बात सोचते हैं, हम सोचते रह जाते हैं। पता चलते हैं कि फलाने कवि जो आज वडोदरा में कविता पाठ कर रहे हैं, आज चंदोसी में कर रहे हैं। तो एक बार मैंने लिखा भी कि एक बात बताओ कि जितने मंची कवि हैं, ये रंग बिरंगे कपड़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रंग बिरंगे कुर्ते क्यों पहनते हैं? तो ये भी एक अनुसंधान का विषय है। अच्छा, बिल्कुल अनुसंधान का विषय है। और जो बेचारा लेखक है, जो किताबों से जुड़ा हुआ है, उसके पास 2-3 जैकेट रहती हैं, वो उन्हीं जैकेट से काम चला लेता है। संजीव जी। जी अच्छा, प्रकाशन तो आपकी कविता का हुआ पहला जी। 98% जो साक्षात्कार किए हैं उनमें से 98% रचनाकारों का पहला प्रेम कविता से ही हुआ था, और पहला प्रकाशन भी कविता का ही हुआ था। जी जी जी, एक इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर शोध किया जा सकता है। आप कौन कौन सी विधाओं में अपना दखल रखते हैं? ऐसा है संजीव जी, किस विधा से आपका सर्वाधिक प्रेम है? कविता से पहला प्रेम हुआ, और मैं व्यंग को प्रेमिका मानता हूं। कविता अभी भी प्रेम है, पहला प्रेम कविता से हुआ, प्रेमिका मेरी व्यंग है। और अब वो प्रेमिका के कई सारे चरण हैं जी। तो कविता हो गई, व्यंग हो गया, तो मैंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं जी, पाठकों के लिए। तकरीबन 25 कहानी लिखी हैं। 25 कहानियों का मतलब है वो रंग बिरंगे चित्रों के साथ 25 किताबें हैं। हाँ, अच्छा। और आजकल आप ये देखो कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं व्यंग का विद्यार्थी हूँ, और इस विद्यार्थी को आजकल बहुत कुछ लिखना पड़ता है। कुछ लोग अपना फ्लैप मैटर के लिए अपनी पांडुलिपि भेज देते हैं, हाँ। कुछ लोग भूमिका, यानी कि आप ये देखिए कि 60 साल से ऊपर के जितने विद्वान हैं, विद्वान अधिकृत विद्वान जो है, तथा कथित जो विद्वान है, वो व्यंग की पांडुलिपि भेज देते हैं। मैं कहता हूँ कि भैया आपने व्यंग की पांडुलिपि भेजनी है, प्रेम जन्मेजय को भेजो, हरीश नवल को भेजो। तो वो कहते हैं कि अरे सर, हमने आपसे लिखवाना, आपसे भेजनी। मेरा वो भी एक विधा है। इस बार भी दर्जन भर रचनाकारों की भूमिका फ्लैप लिखने का मौका मिला। कई बार तो ऐसे भी अनुभव होते हैं कि कुछ कहते हैं कि अरे ललित जी भूमिका आपने लिखनी है। अच्छा, भूमिका लिख दिया, अच्छा प्रकाशक भी आपने खोजना है, अच्छा किताब भी आपने छपवानी है, कार्यक्रम भी आपने करवाना है, और वो इसकी समीक्षा भी करवानी है। तो फिर मुझे ये लगता है कि मैंने भैया ये तो पैकेज हो गया, पैकेज बना लेते हैं सर इसके। बिल्कुल, ये सब बिना पैकेज के काम नहीं चल रहा। अब हमने सोच लिया कि जो भूमिका लिखवाने के लिए आएगा 5,000 रुपए भूमिका के, 2,500 रुपए फ्लैट के, समीक्षा के 2,000 रुपए। और
प्रकाशन के 15,000 रुपए। जी संजय जी, मैं बैठा हूं अगला सवाल के लिए। एक्चुअली जब आपका प्रेम कविता है और प्रेमिका व्यंग है, तो आपने इन दोनों में से कैसे चुनाव किया, किसका चुनाव किया? ऐसा है कि मैं कविता अभी भी जारी है। आप देखिए कि मैं पहले कोरोना से पहले एक कविता रोज लिखता था, फिर 2 लिखने लगा, लेकिन मैं अब 4 कविता रोज लिखता हूँ, कभी कभी 6 भी हो जाती है। वाह। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्यादा लिखते हैं तो वो क्वालिटी नहीं रहती है। ये वो लोग कहते हैं जो चुक चुके लोग हैं, जी। जिनके घुटने का मक्खन खत्म हो गया, उनके घुटने में से आवाज आने लगी है। लेकिन साहब लेकिन साहब मुझे लिखना है, कोई नशा नहीं है, मुझे शब्दों से नशा है। हाँ, सही बात है। शब्दों से नशा है, मैं खूब लिखता हूं। और अगर कोई लाइव में ना हो, मुझे लोग बोलते हैं ललित जी आप कब लिखते हैं, आप बैंक कब लिखते हैं। अभी पिछले दिनों विभा रानी जी जो बंबई में है, उन्होंने पूछा कि ललित जी हम जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहता है कि आप कब लिखते हैं, आपके इतने व्यंग संग्रह हुए, इतनी कविता संग्रह हुई। मैंने कहा मैंने टीम रखी हुई है जो मेरे लिए लिखती है। जब मैंने आज से 25 साल या 30 साल पहले प्रतिभा राय का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि ललित जी मेरे पात्र मुझसे संवाद करते हैं और मैं कई बार एक्सीडेंट कर बैठती हूँ, गाड़ी में भी चलाता हूं, लेकिन मेरे पात्र में मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंट नहीं करता क्योंकि मैं हफ्ते में आजकल 1 दिन गाड़ी चलाता हूँ, मेट्रो में आता हूँ। लेखक वही है जो बिना अनुभव के वो लेखक नहीं हो सकता। यदि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे बात करूं, एसी मेरा चल रहा हो, तो अनुभव कहां से मिलेंगे। यदि मैं जालंधर गया, यदि मैं पंजाब गया, यदि मैं कानपुर गया, अगर कानपुर नहीं गया तो मुझे यह नहीं पता चलेगा कि कानपुर एक सिटी है, कानपुर एक देहात है और ठग्गू के लड्डू है। ठग्गू के लड्डू। तो आपको किसी प्रदेश के किसी हिस्से के किसी स्वाद को किसी पहनावे के लिए आपका देशाटन करना बहुत जरूरी है। हर यात्रा आपको बहुत कुछ देती है, कुछ अनुभव देती है, और बिना अनुभव के कोई लेखक क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। देखिए, ये जिगर की बात है, ये जिगर की बात है इस तरह की, अगर हम ज्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है और कैपेबिलिटी है मेरे दिमाग में कि हम ज्यादा लिख सकें। और उसके बाद अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसका एग्जीक्यूशन भी तेजी से कर लेते हैं। तो ये तो गुण है, ये हर एक के बस का नहीं इतना लिख लेना। ज्यादा लिख रहे हैं इसी बात पे हर एक के बस का नहीं, ये भी यूनिक क्वालिटी है सर। दूसरी ऐसी बात पर मैंने जब आलोक पुराणिक जी से बात की कि आलोक भाई आप इतने अखबारों में रोज लिखते हैं, एक प्रत्युत्पन्न मति आपने सुना होगा। हेलो, हाँ सर। हम ये कह रहे थे कि एक प्रत्युत्पन्न मति होती है। प्रत्युत्पन्न मति किसी भी चीज को देखा तो तुरंत उसके भी बारे में जो है ना पूरा खाका खींच गया। तो ये सबके पास थोड़ी होती है, सबके पास प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ललित की प्रत्युत्पन्न मति गंभीर है, सजग है, सचेत है, तो नेचुरली उनका काम ज्यादा आएगा। अब दूसरे जो नहीं लिख पा रहे हैं तो उनके पीछे समस्या यही कि प्रत्युत्पन्न मति नहीं है। सही बात, सही बात। एक दांत छूट गया, एक दांत छूट गया है 32 में से। देखिए हाजिर जवाबी, क्योंकि मेरे दादाजी हलवाई थे और इसलिए मुझे मिठाई बड़ी पसंद है और मेरे लेखन में भी आपको मिठास नजर आएगी। आजकल आप देखो कि आलोक पुराणिक से मेरी बात हो रही थी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा आलोक भाई आप इतना लिखते हो, हर अखबार में आप कॉलम लिखते हो, ललित जी आप सोचो कि यदि नहीं लिखेंगे तो हमारी मशीन में जंग लग जाएगा, इसलिए मशीन सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए लिखना जरूरी है। तो आलोक भाई की बात से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ, खूब लिखता हूँ, धड़ल्ले से लिखता हूँ और हर समय लिखता हूँ। बिल्कुल सही, जब मौका मिलता है तब लिख देते हैं। जब मौका है, ऐसे है ना, जब आप देश विदेश में जाते हैं तो आपको लगता है कि जब आपकी इच्छा है, जब भी पार्क में सैर कर लो, जब आपकी इच्छा है, आपने चाय बना ली, तो मेरी इच्छा है कि जब तक चाय बने जब तक एक व्यंग निपटा दो। सर जी, मैं अपना एक अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जर्मनी गया था
जी वो घूमते घामते राइन के किनारे पहुंच गया। तो ये हुआ कॉफी ले लेते हैं। कॉफी लिया स्टारबक्स से, और उसके बाद में बैठ गए वहीं पर, और मोबाइल साथ होता ही है, नोट्स खोला और राइन के किनारे कविता लिखी। तो वाह वाह, क्या बात। विषय वस्तुएं इस तरीके से सामने आती हैं तो वैसे ही लिखे जाते हैं। और अगला प्रश्न भी इसी में है कि आप बस विषय वस्तुओं का चुनाव कैसे करते हैं, कितनी वास्तविकता, कितनी कल्पना, और कहाँ से समाविष्ट होते हैं। आप ये देखिए कि मेरे लेखन में कोई नाटकीयता नहीं है, कोई बनावट नहीं है। मेरी अधिकांश व्यंग्य रचनाओं में वो सच्ची कथाएं हैं, केवल पात्र बदल जाते हैं। अच्छा। मेरे पास 2 दर्जन से अधिक पात्र हैं। वो पात्र अपनी बात करते हैं, अपनी बात संप्रेषित करते हैं। अब देखिए कि आदमी कितना क्रिएटिव हो जाता है। जब मैं राम खिलावन, एक बारी मुझे रणविजय राव से बात करनी थी, तो मैं फोन की डायरेक्टरी में राम खिलावन का नाम देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब मेरा है नहीं। फिर बाद में आया कि अरे यार, ये राम खिलावन का पात्र तो रणविजय राव का है। आप सोचिए कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। नरेंद्र कोहली जी का पात्र राधे लाल। अच्छा। प्रेम जन्मेजय जी का पात्र है राधे लाल, उनका था राम लुभाया। नरेंद्र कोहली जी का, प्रेम जी का राधे लाल। तो एक बारी मैंने उनके पात्र से कुछ अवांछित कार्य करवा दिए, तो उनका बड़ा सा व्हाट्सएप आया कि यार ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो अब हमने राधे लाल को पीछे कर दिया। हम अपने पात्र, हमने नया पात्र सृजित कर दिया, उसका नाम है राधे श्याम गोडबोले। गोडबोले, वाह, महाराष्ट्रियन पात्र। राधे श्याम गोडबोले, पात्रों के नाम कितने अच्छे। राधे श्याम गोडबोले, चिलमन, चीकू, राम प्यारी, देविका गजोदर। देविका गजोदर पांडे जी की इनविजिबल प्रेमिका है। अच्छा। और उस प्रेमिका के बारे में अधिकांश महिला समुदाय में ये भ्रांति है, कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं। बहुत सारी दर्जन भर महिलाओं ने आके मुझे कहा कि ललित जी, कहीं वो मैं तो नहीं। मैंने कहा लेखक का लिखना सफल हो जाता है जब कोई आम आदमी, आम किरदार आपके किरदारों से अपनी तुलना कर बैठता है, रिलेट करने लगता है। यस। अब टिप्सी मुटरेजा है, तो टिप्सी मुटरेजा है, मधुबाला है। अब ये है कि राम खिलावन की इच्छा है कि वो मधुबाला के साथ दोपहिया में बैठकर आईएनए मार्केट होते हुए कनॉट प्लेस निकल जाए। अब वो चिलमन ने फुलमतिया को बता दिया। राम खिलावन की जो पत्नी फुलमती है, चिलमन ने फुलमतिया को व्हाट्सएप कर दिया फोटो के साथ कि राम खिलावन भैया मधुबाला के दोपहिया पर बैठ के पीछे पीछे गए आराम से। अब शाम को जो झाड़ू बजनी थी, जो एफएम का अखिल भारतीय संगीत होना था राम खिलावन के घर पे, वो तो हो गया। तो लेखक की सफलता यही है कि वो अपने पात्रों से तांडव नृत्य भी करवा दे और महामाई का जगराता भी करवा दे। अच्छा, उस 24 पात्रों की सूची में संजीव कुमार का नाम अभी आया कि नहीं आया? संजीव कुमार जी नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन एक दूसरे पात्र का नाम उसमें है, रामकिशन पुनिया। अच्छा, हाँ, पुनिया देखा मैंने। रामकिशन पुनिया का नाम है, कल्लू कालिया का नाम है। कल्लू कालिया एक हमारे और मित्र हैं, उनका नाम कल्लू मामा के नाम से लिखते हैं, तो हमने वो कल्लू कालिया कर दिया। कभी कालिया पंचर वाला कर दिया, कभी मोहल्ले में युवतियों से कल्लू कालिया की पिटाई करवा दी। तो मुझे लगता है कि यही आनंद है। और एक बारी हमने राम खिलावन को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। और पांडे जी खुद बन गए, पांडे जी बना दिया। पांडे जी का पांडे जी बन गए प्रधानमंत्री। और संजीव जी, आप देखिए, आप भी वो रचना पढ़ेंगे, वो डायमंड पब्लिकेशन के नरेंद्र कुमार जी ने छापी है, किंडल में भी आ गई है। मतलब वो रचना पढ़ के मुझे लगा कि लिखना सफल हो गया, कि मैं अपने छज्जे पर बैठा हूं और पहले बुलेट पे 2 पुलिस वाले आते हैं, वो ऊपर देखते हैं पांडे जी को, ऐसे स्पोर्ट मारते हैं, आपस में हो जाती है कि ये पांडे जी हैं, प्रधानमंत्री नॉमिनेट हुए। उसके बाद वो पूरा बैरिकेड लग जाता है, सब पुलिस वाले आ जाते हैं और 12 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ होती है। पांडे जी अकेली गाड़ी में बैठे हैं, एसपीजी चल रही है। मतलब आनंद है, आनंद है, जो आनंद है साहब कि पत्नी दूसरी गाड़ी में जाएगी। आनंद है।
है ना? बच्चे अलग गाड़ी में जाएंगे, अचानक होता है कि पांडे जी करवट जैसे ही लेते हैं वो बिस्तर से गिर जाते हैं। उनकी पत्नी राम प्यारी बोलती है, क्यों जी आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे मैंने कहा मेरा मंत्रिमंडल कहाँ गया, सारा बिखर गया। बोले हुआ क्या? ओए यार मैं तो सपना ले रहा था, मेरा मंत्रिमंडल था, ये होम मिनिस्टर थे, कहाँ थे सब? तो ये सब चीजें हैं जो जीवन को आनंद आती है। और दूसरी बात यह कि कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने नहीं लिखा। मुझे याद है कोरोना काल में मैंने खूब लिखा, 4-5 व्यंग संग्रह आ गए और कविताएं जब भी जारी थी। लेकिन लिखने से संतुष्टि मिलती है, आत्मबल विकसित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चेतना जागृत होती है। जी आपका इतना व्यापक रचना संसार है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जिन पर आपकी नजर पहले जाती हो या ज्यादा याद आती हो? ऐसा है कि पहला प्रेम सबको याद आता है। जी। तो जिंदगी तेरे नाम डार्लिंग साहित्य निकेतन बिजनौर ने छापी थी, हाँ। वो पहला व्यंग संग्रह था। फिर उसके बाद जो है विलायती राम पांडे आ हाँ। गया। तो मुझे लगता है कि जो विलायती राम पांडे जो नाम संस्करण दिया, उन्हीं मेरे पात्रों में से वो, इसका श्रेय डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को जाता मुझे पता है जी। है। तो उसके बाद सामयिक प्रकाशन से साहित्य के लक्कूराम, फिर पांडे जी और जिंदगी नामा, और इंडियन नेटबुक से कई सारी व्यंग की किताबें आ गई। फिर माने माने किताब गंज से आ गई, बहुत सारे लोगों से आई। तो एक बारी तो प्रताप सहगल मुझे कह रहे थे कि ललित यदि आपको अपनी रचनाओं की, अपनी किताबों की गणना करनी पड़े तो कितनी गणना कर पाओगे, क्या नाम बता पाओगे? मैं गांव का खत शहर के नाम सबको पता है, इंतजार करता घर, मैंने कविता संग्रह का नाम ले रहा था, मैंने 5 नाम लिए, 6 नाम लिए, 7 लिए, मैंने कहा उसके बाद गूगल पे जाओ। सही है। तो बड़ा मजा आता है सर, मतलब मैंने लोग प्यार से मिलते हैं। कोई पूछे भाई आपकी रचनाओं के नाम, तो वो गूगल कर लीजिए। गूगल कर लीजिए, मैं कहाँ कहाँ बताता रहूंगा। तो और साथ में ये भी है कि जब मेरी व्यंग रचनाओं का सस्वर पाठ करने में चंद्रकांता, अनुराग शर्मा, अर्चना अग्रवाल, माने, और ऐसी कविताओं की जो रचना में अर्चना अग्रवाल है, नसीर नसीर खान है अजमेर में, अनुराग है, चंद्रकांता के अलावा कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने मेरी कविताओं का सस्वर पाठ किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल आप ये देखिए कि दिल्ली आकाशवाणी, धर्मशाला आकाशवाणी, रायपुर आकाशवाणी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ आकाशवाणी, मैंने बहुत सारे आकाशवाणी केंद्र जहां से मेरी रचनाओं का पाठ हो चुका है। अनेक कविताओं का अनुवाद हुआ, उड़िया में तो आपने ही छापा। और आप देखिए कि बहुत जल्दी मेरे जो व्यंग हैं उसका अनुवाद ज्ञान मुद्रा प्रकाशन, अभी कल परसों ही सूचना मुझे दी गई है। हाँ। ज्ञान मुद्रा प्रकाशन जो भोपाल में है, वो मेरी रचनाओं को अंग्रेजी में लेके आ रहा है। अरे वाह! तो ये सब अच्छे संकेत है, सब मित्र लोग हैं। ये नए नए पाठकों को, नई भाषा के पाठकों को सब पहुंचेगा तो अच्छा रहेगा, वो लोग भी देखेंगे। क्योंकि आपके व्यंग में विशेष करके पांडे जी की रापचिक दुनिया में मैंने थोड़ा गहराई से काम किया था भूमिका लिखते समय। तो मैंने ये देखा है कि आपके व्यंग में यूनिकनेस है। ज्यादातर लोग व्यंग लिखते हैं तो उसे कथा के हिसाब से लिखते हैं, जैसे कथा लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो। लेकिन आपने उसके शैली में भी बड़ा परिवर्तन किया है। भाषा का जहां तक मिश्रण है, आप मिक्स लैंग्वेज ले लेते हो तो लोगों को वो हमारे अपने बीच की भाषा लगती है। तो एक तो ये जुड़ाव पैदा होता है। विषय वस्तु तो ठीक है, वो समयकालीन होती है। दूसरी सबसे सही चीज जो है वो शैली है। आपकी व्यंग रचनाओं में 3 चीजें मिलती हैं जो और लोगों में नहीं मिलती। सबसे पहला, कविता भी उसके अंदर आ जाती है, गाए बगाए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने उसे संवाद के रूप में ज्यादा लिखा होता है, तो उससे लगता है उसमें उसको नाटक की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि आप किसी एक विषय वस्तु पर चलते चलते खत्म नहीं करते अपनी चीज को, तो उसमें इंद्रधनुषी जो रूप है वो आ जाता है। तो एक ही रचना के अंदर आप कई मोड़ ले लेते हो, तो वो जो है उससे आदमी में मोनोटोनी नहीं होती। ये 3 जो चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है।
और हमने इसका उल्लेख भी किया है उसमें भूमिका में। ये ऐसा किसी दूसरे व्यंग्यकार का नहीं, चाहे हरिचंद परसाई जी का ही ले लो, हरिशंकर परसाई जी का ले लो, शरद यादव का ले लो, जिसको देखो हरिशंकर परसाई की बात करता है, मैंने कहा उनको छोड़ दीजिए, वो उनके जमाने की बातें थी, अब किसी नए पर बात करिए जिसने दुनिया बदल दी हो, रास्ता बदल दिया हो। तो अद्भुत है ये मिक्स शैली का प्रयोग, और ये आपके नाम जाना चाहिए। क्या बात, और हमें जहां भी अवसर मिला वहां हम अवश्य इसमें थंबनेल करेंगे। क्या बात। तो अगला प्रश्न लेते हैं आपसे थोड़ा, कि सामाजिक परिवेश में जो परिवर्तन होते हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो व्यंग्यकार हैं वो एक सीमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो राजनीतिक ही कर रहा है, कोई बाजारवाद की तरफ बढ़ गया तो बाजारवाद की तरफ बढ़ गया, कोई कुप्रथा पर चला गया तो चला गया। बहुत सारे रंगीले रंगीले सिस्टम हैं, रंगीले रंगीले क्षेत्र हैं जिन पर व्यंग्य लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या कारण आप समझते हैं कि सामाजिक परिवेश में ये जो एरिया है वो आपको कितना प्रभावित करते हैं और कितना आपको पुश करते हैं कि आप उस पर व्यंग्य लिखो, नई विषय पर? ये बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है। देखिए, मैं सोशल हूँ, मैं समाज में रहता हूँ, और जो समाज की विसंगतियां हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे ये जब सामने पता है कि सामने वाली सड़क पर गड्ढे हैं, उसमें पानी है, उसमें गिर भी सकते हैं, तो मैं बहुत सावधानी से निकलता हुआ वहां से जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगला कोई गड्ढे में ना गिरे उसका भी प्रयास करूंगा। वहां एक बोर्ड लगवा दूंगा कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पानी भरा हुआ, आप मत निकलिए। यानी कि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा और दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। लेखक केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि मैंने प्लेट में खाना लिया, आइसक्रीम लिया, मैंने आइसक्रीम खाई, काम मेरा खत्म हो गया। मैं दूसरों को यह भी बताऊंगा कि यार कम मात्रा में लो, अगर ज्यादा लोगे तो शुगर हो जाएगी। अब दूसरा आदमी ये बोलेगा खुद तो मीठा खा लिया, और जब मेरा नंबर आया तो बोले शुगर हो जाएगी। तो वही बात हुई कि शादी वह लड्डू है जो ना खाए वह पछता है, जो खा ले वह पछता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। इसलिए सजग रहना है, सतर्क रहना है और डिस्टेंस बना के रखना है। अगर अपने समाज में रहना है तो आपको यह भी देखना कहीं अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा, कहीं नकल तो नहीं हो रही। आप देखिए कि अगर आप किसी की सिफारिश पर आप किसी की एक पुस्तक छाप सकते हैं, अब दूसरी नहीं छापेंगे या मैं नहीं छापूंगा, क्योंकि हर पुस्तक में दिल लगता है, प्राण लगते हैं। कोई ये कहे मेरी 4 दिन में मुझे किताब दे दीजिए, ऐसा कभी हो सकता है? बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लेता है। यदि एक सफल, एक सार्थक पुस्तक हमें निकालने, उसमें भी समय लगता है। बेशक आज प्रकाशन प्रिंटिंग के मशीनें नहीं आ गई हैं, गैजेट नहीं आ गए हैं, लेकिन शब्द हम जरूर चाहते हैं कि वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक बात। इसलिए यदि हम पढ़ रहे हैं या कोई शादी का कार्ड देने आ गया तो उसमें लिखा होता है रात्रि भोज, बड़ी की मात्रा, जबकि छोटी की मात्रा है। तो ये मतलब शब्दों में बड़ा ध्यान जाता है, और इसलिए हम जो मानक वर्तनी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, उसका इस्तेमाल करते हैं और इसी के लिए प्रेरित भी करते हैं जी। तो ऐसे कुछ एरिया हैं जिनका मैंने जिक्र किया पिछली एक मीटिंग में, जैसे न्यायालय से संबंधित विषय हैं या जजमेंट्स हैं। ठीक है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस हो रहा हो तो उस पर तो विवेककार को लिखना चाहिए। बिल्कुल लिखना चाहिए। दूसरा क्षेत्र है स्पोर्ट्स, जहां डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट है, उस सब्जेक्ट में नहीं। तीसरी चीज जो हमने बताई, हमने कहा पराक्रम और परिक्रमा, ये दोनों अलग अलग हैं, और भूतकाल से पराक्रम हारता रहा है, परिक्रमा जीतती रही है। ये आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, परिक्रमा। अब देखना थोड़े दिन बाद आपको एक व्यंग्य पढ़ने को दिखाई देगा कि पांडे जी और वृंदावन की परिक्रमा। पांडे जी और वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते पांडे जी सोच रहे हैं कि छज्जू की कचौड़ी
और ब्रिजवासी की लस्सी। आप बुलवासी जब के- परिक्रमा लगा रहे हैं, नीचे सामने गोबर भी है, सामने लस्सी भी है, तो आदमी का ध्यान कहाँ जाएगा? उसके मन में यही रहेगा कि परिक्रमा पूरी हो, ब्रिजवासी की लस्सी पिए और छज्जू की कचौड़ी खाए। आजकल आज का आजकल लोग लेखन को भी ऐसा ले रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि ये कोई 2 मिनट वाला मैगी का मामला नहीं है। लेखन एक साध्य, लेखक एक साधना का विषय। साधना का विषय, साधना का। प्रेम जन्मेजे 2 दिन में प्रेम जन्मेजे नहीं बने, उनका राधे लाल 2 दिन में नहीं बना। तो बड़ा समय लगता है, साधना लगती है, वर्ष लगते हैं, वर्षों लगते हैं। लेकिन अब ये भी है कि हम काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ये काफिला है। लेखन एक रेलगाड़ी है जो आपको अनेक तरह के स्टॉपेज पे रुकेगी, नए यात्री चढ़ेंगे, पुराने उतरेंगे, और फिर रेलगाड़ी चिंगाड़ती हुई आगे को निकल जाएगी, चाहे वो जलंधर हो, चाहे कानपुर के ठग्गू के लड्डू हो। इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं ताकि हमारी स्मृति में बैठा रहे, बस जाए और 12 तारीख मन में बस जाए कि 12 दिसंबर दूर नहीं, ठग्गू के लड्डू लाने हैं, 12 दिसंबर दूर नहीं, ठग्गू के लड्डू लाने हैं। अच्छा, इस पे अब सूचना जो है वो 2 दिमागों को संप्रेषित हो गई है। मेरे साथ में मनोरमा जी भी अब इस बात से अवगत हैं, तो इसलिए भूल होने की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है। आप अपनी किस रचना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? व्यंग में या माने कविता में? जो भी। मेरे 30 साल पहले एक कविता लिखी थी, गांव का खत शहर के नाम। हाँ। वो मैंने कम से कम आधा दर्जन देशों में सुना चुका हूँ जी। वो कविता बहुत बहुत अच्छी है। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको भी सुना दूंगा। अगर सुना सकते हो तो सुनाइए। सुना देता हूँ। हो तो। हाँ, सुना देता हूँ साहब। तुम्हारी छवि, उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी, उसमें गांव की सुगंध मेरे और तुम्हारे हाथों की गर्माहट से मेरे भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा था। सच, ढेर सारी बातें लिख छोड़ी थी तुमने, समय से काम पर जाना, ठीक वक्त पर खाना खाना, और सबसे जरूरी शहरी सांपिनों से दूर रहना। कितना ख्याल रखती हो मेरा, या कहूं कि अपना। याद है वह सावन की अलसाई दोपहर, जब ब्याह से केवल 2 दिन पहले गेंदा ताई के ओसारे में खाए थे मैंने तुमने सत्तू और चूरमे के लड्डू, जिन्हें तुम सुबह से अपनी ओढ़नी में छिपाए हुए थी। तुम्हारा खत उसका भी स्वाद दे रहा है। और याद आ गया मुझे बट्टू के पैदा होने पर बांटी थी गांव भर में मिठाई। मैंने, बप्पा ने, अम्मा ने नाच नाच कर, मैंने पिछले हफ्ते फैक्ट्री में फिर बांटी थी मिठाई। संभाल संभाल कर जब मेरा तुम्हारा बिट्टू हुआ था 10 बसंत का। बिमला कैसी है, क्या बापू को याद करती है? बिमला अब तो बड़ी हो गई होगी, ध्यान रखियो, शहर की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। लड़की जात है, तार की तरह बढ़ जाती है। तुमने लिखा था पूरन काका की 13वीं चौदस को है, समय मिला तो आ जाऊंगा, पर शहर में समय मिलता है क्या? वह हरिया पिताजी के वक्त आया था, सब कुछ देखना पड़ता है जी। मेरा भी मन ना लगता, मुझको भी कुतुब मीनार देखना है। अच्छा, पिछले महीने कजरी का भाभी गांव में हीरो बन के आया था, सच बड़ा अच्छा लगे था। तुम भी पैंट कमीज और बूट पहन के आना, और यहाँ से तिरछी टोपी जरूर लीजो, तुम मुझको वहां में राजा दिखे है। अच्छा, अम्मा के चश्मे का नंबर भेज रही हूँ, बिमला के लिए ओढ़नी। अम्मा के चश्मे का नंबर भेज रही हूँ, बिमला के लिए ओढ़नी, और मेरे लिए पीले रंग का ब्लाउज जरूर लाना। और यहाँ से संभल कर आइयो, तुम्हारी पत्नी जमुना देवी, काली मंदिर के पास, गांव और पोस्ट ऑफिस ढूंढसा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। बहुत गंभीर बिंदु छुए हैं आपने। तो ये कविता जो है वो अभी भी सुपर डुपर हिट, मैं इसको मानता हूँ। और एक कविता और थी जब मैं एमए में था, प्रीवियस में, तो वो कविता पता नहीं क्यों याद आ रही है, तुम्हारी छवि। सुनाइए सर। तुम्हारी छवि अंकित है मेरे मन में, जहां पल रहे विचार, एक दृष्टि का होगा निर्माण।
शीघ्र ही उगलेगा अपनी राह, बनाएगा पहचान पर्वतों के बीच में, दर्रों के पास से सटी तलहटी में, छोटे से गांव में, पर्वतों के बीच में, दर्रों के पास से सटी तलहटी में, छोटे से गांव में, जहां होगा मिलन दो आत्माओं का, दो दर्रों का, दो सीमाओं का, बनेगी पहचान, नया जहान, नई धूप, नया प्रकाश, स्वर्णिम किरणें, बहती हवाएं, हंसता बच्चा, वनवासी, गांव की ओर से वो मंगतू नाई जिसने करवाई थी मेरी सगाई, नहीं भूला हूं, नहीं भूला हूं, वो गर्मा गर्म चाय, बेसन के लड्डू, पहाड़ी संगीत, मदमाता पहनावा, चहचहाते पक्षी, मधुर तान, मुर्गे की बांग, रेडियो पर आवाज, कश्मीर बर्बाद, गांव पर हमला, इज्जत रुसवाई, जनता घबराई, टूट गए घरौंदे, पनपता मंदिर, मेरी आराधना, मेरी जिज्ञासा, मेरा संसार हो गया खत्म, रह गया खंडर, तुम्हारी छवि अंकित है मेरे मन में, जहां पल रहे विचार, एक दृष्टि का होगा निर्माण, तुम्हारी छवि अंकित है मेरे मन। वाह वाह, साधुवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर है। ये देख करके मुझे लगता है कि आपको कविता पर भी पूरा तवज्जो देना चाहिए, ताकि हम एक और कविता संग्रह आपका छाप सकें। जल्दी आपको नई पांडुलिपि दी जाएगी। आजकल लेखन कार्य तो बहुत चल रहा है, आपने देखा है, नए नए लेखक आ रहे हैं, व्यंग में समा रहे हैं या व्यंग उनमें समा रहा है, लेकिन पाठकों का उतना तवज्जो सबको क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या लगता है, ये भीड़? ऐसा है कि हालत ये है कि हमको पाठक जुड़ रहे हैं, विश्व पुस्तक मेले लग रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पुस्तक मेले लग रहे हैं, जो प्रादेशिक स्तर पे पुस्तक मेले लग रहे हैं, उसमें हर प्रकाशक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं बताऊं, प्राइवेट पब्लिशर्स, जो हिंदी के पब्लिशर्स हैं, उनमें एक कमी ये दिखाई देती है, जब अंग्रेजी के जो पब्लिशर्स हैं, स्कॉलस्टिक इंडिया, जब वो प्राइवेट स्कूल्स में जाके एग्जीबिशन करते हैं और छोटे बच्चों को, जो 6ठी से लेकर 11वीं तक के बच्चे खूब किताबें लेते हैं, यदि प्राइवेट पब्लिशर्स, जो हिंदी के पब्लिशर्स हैं, वो भी अगर स्कूल प्रबंधन से बात करें, तो आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं, यदि इंडियन नेट बुक्स अपने प्रकाशनों का एक एग्जीबिशन एग्जिबिट करता है, या पिछले दिनों मुझे बताया गया था कि एक वैन भी आप प्लान कर रहे हैं जिसमें जो सचल पुस्तक प्रदर्शनी हो सकती है, तो इस तरह के प्रयास अच्छे हो सकते हैं कि आपकी किताबें आपके रचनाकारों के साथ एक वहां संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया दूर दराज और दुर्गम इलाकों में प्लान करता है। हमारे पास मान लीजिए 12 बसें हैं, तो हमारी बसें जो है वो पूरे देश में मूवमेंट पे रहती हैं, गांव देहात में जाते हैं, हम लोग पाठकों से मिलते हैं, रचनाकारों को साथ में लेके जाते हैं, एक माहौल बनता है, एक जो रिक्तता जो आ गई है, जो खालीपन आ गया है, उसको हमारी किताबें और हमारे लेखक भरते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं, अभी 8 से 16 जनवरी के बीच में, जनवरी में 2022 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला होगा, उसमें देश और विदेश के प्रकाशक भागीदारी करेंगे और लेखक आएंगे, लेखक के साथ पाठक आते हैं। मैंने कई पाठक ऐसे देखे हैं जो सीधे एयरपोर्ट से चले आ रहे हैं ट्रॉली बैग लेके, जो अपनी खूब किताबें लेते हैं, और जो पहले दिन में जिसने किताब ले ली, उसको उस पाठक को दूसरे दिन किताब नहीं मिलती, क्योंकि किताब आने में समय लगता है। इसलिए मुझे लगता है, हर पाठक से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस पाठक को जो किताब नजर आ जाए उसको फौरन ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी किताब रुकते देर नहीं लगती, तुरंत ले लेना चाहिए। जी, डिजिटल इन जो मीडियम बढ़ रहा है इस समय, और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती चली जा रही हैं, आपको इनसे भविष्य में साहित्य की क्या स्थिति दिखती है? कोई प्रभावित होगा? या डिजिटल जो क्रांति आ रही है आभासी दुनिया में, वो एक सार्थक, एक विलक्षण का कदम है। जब आप अमेरिका में या नाइजीरिया में या दूरस्थ प्रदेश में, देश में, जब आपको मुद्रित पुस्तक नहीं मिल पाती, आपको डिजिटल में, किंडल में आप फलाने लेखक की कविताएं, व्यंग, ये कहानी संग्रह पढ़ लेते हैं, तो निश्चित ही प्रसार हुआ है। अभी देखिए कि अहिल्याबाई होलकर एक सीरियल आता है, ये जब महाभारत आता था
या तमस हाँ, आता था, तो लोगों में ये रहता था कि हमको इस तमस में अगली कड़ी में क्या होगा, अगले कार्यक्रम में क्या होगा। जी जी। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ललित जी, आप ये जो विलायती राम पांडे है, इसको लेके क्या कभी कोई टीवी सीरियल कुछ बनेगा या धारावाहिक की कुछ योजना है? तो मैंने निश्चित ही जो मेरे बंबई के जो निर्माता मित्र हैं, उनको एक दिन उन तक बात पहुंचेगी तो हो सकता है कभी ना कभी विलायती राम पांडे भी अ, धारावाहिक में नजर आए। हो सकता है विलायती राम पांडे के साथ उसका लेखक भी नजर आए। ठीक बात कह रहे हो। जी। विलायती राम पांडे इतनी जगह पर आप भारतीयों के हिंदी के प्रति जो रुझान है या जो क्रियान्वयन हो रहे हैं, उनसे आपको क्या लगता है कि साहित्य को कुछ संबल मिलेगा या योगदान मिलेगा? ऐसा है कि जितने भी हमारे प्रवासी लेखक जो विदेशों में बैठे हुए हैं, मैं चाहे वो तेजेंद्र शर्मा हो या कुछ लोग और हो, मैं तेजेंद्र को ये कहता हूं कि प्राजी तुसी फरीदाबाद दे हो। तेजेंद्र शर्मा फरीदाबाद के हैं। जी। मैं उनको ये कहता हूँ कि यदि आप फरीदाबाद आ जाएंगे तो तेजेंद्र शर्मा का जो अपना सर्कल है लोग पूछेंगे, लेकिन बात पहले वाली नहीं रहेगी। ठीक बात है। अभी सबके मन में ही रहता है तेजेंद्र शर्मा लंदन में रहते हैं, वो पुरस्कार देते हैं, या कुछ और लेखक हैं जो और पुरस्कार देते हैं। तो बहरहाल जो लेखक जहां सेट हो गया वो काम कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए। और प्रवासी रचनाकारों का आनंद ये है कि जब उनको वहां सर्दी लगती है तो अपना प्रोग्राम बना के हिंदुस्तान चले आते हैं। फिर हिंदुस्तान में भी राष्ट्रीय स्तर में कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं सेमिनार हो रहा है, कहीं फलाना होता है, तो दर्जन भर शॉल इकट्ठा करते हैं, 8-10 किलो को मोमेंटो होते हैं, वो ले जाते हैं और बैग में कोरियर करवा देते हैं। फिर अपने ड्राइंग रूम में लगा देते हैं कि मैं हिंदुस्तान गया तो हिंदुस्तान की जनता ने मुझे प्रेम किया। तो मुझे लगता है कि ये सब व्यंग के विषय हैं, व्यंग का हिस्सा है, और कुछ बातें वो समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन ठीक है। और जब मुझे कई लोग कहते हैं कि नहीं ना, आप ललित जी सारी बातों को रिएक्ट कर जाते हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो शांत रहना चाहिए कि अच्छा विदेश जा रहे हो भाई, बहुत अच्छे, आप तो हमारे जयशंकर प्रसाद हो। हैरानी तब होता है जब हिंदुस्तान के लेखक उनको बोलते हैं कि अरे आपके लेखन में तो प्रसाद नजर आते हैं, आपके लेखन में मुंशी प्रेमचंद दिखाई देते हैं, आपकी कविताओं में महादेवी वर्मा दिखाई देती। अरे बाबा, झूठ तो मत बोलो ना यार, इतना सच बोलो कि आप नजर मिला पाओ, हाँ, साहित्य से नजर मिला पाओ, अर्ध पाठकों से सत्य है। नजर मिला पाओ। लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ, शाम को झूठ, रात को झूठ, सोते सोते झूठ, झूठ बोलो। अरे बाबा, झूठ मत बोलो बाबा, झूठ मत बोलो। लेकिन लोग मानते नहीं। मानते नहीं। यदि आप बात सुनो, यदि इंडिया नेटबुक्स ये घोषणा कर दे कि पहला साहित्य का पुरस्कार 5 लाख रुपए का लालित्य ललित को दिया जाता है, दूसरा पुरस्कार बड़े लेखक हैं लेकिन उनको 21,000 का दिया जाता है, तो जिसको आप 21,000 का पुरस्कार घोषित करोगे तो वो तो भाई उसी दिन निकल लेगा कि ये हुआ क्या। मैं ये कहता हूं कि ना तो 5 लाख से लेखक बड़ा होता है, ना 21,000 से बड़ा होता है। सम्मान से। पुरस्कार बड़ा होता है, पुरस्कार उसका लेखन बड़ा होना चाहिए। यदि आपका लेखन कमजोर है तो फिर क्या काहे का पुरस्कार। आप किसी को बड़ा पुरस्कार दिलवा दो, उसको गली के लोग ही उसको ना जानते हो, तो फिर क्या बात क्या फायदा। है ना। बिल्कुल। तो पुरस्कार अर्जित करना पड़ता है। अर्जित मतलब यदि आपको एक किताब को अगर आपके पाठक मिल जाते हैं और दूर से कहे अरे वो संजीव कुमार जा रहे, अभी तो परसों तसो ये कहते लोग, अरे यार संजीव जी जो है वो नीरज के अंदाज में क्या गीत और कविताएं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा सबका अंदाज, सबका मिजाज अदरक वाली चाय के साथ बना रहे, और शायद यही वजह है कि संजीव जी जो आजकल इलायची खाते हैं उसका अपना आनंद है, और ये कानपुर की इलायची है ना। तो बहरहाल, तो मुझे ये लगता है कि लेखन का मिजाज लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ठीक बात। ये बड़ी बात है साहब। जी। एक और प्रश्न है अनुवादित अनुदित साहित्य के बारे में। आपको बताना चाहूंगा कि पिछली कुछ गोष्ठियों में एक प्रश्न उठाया हमने कि दक्षिण भारत में या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले लोग क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ हिंदी में तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के या हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लेखक हैं उनमें ये
करेज क्यों नहीं आता? नहीं, उनको उनको जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा, वो अभी सो रहे हैं। आप ये देखिए कि जो जैसे मलयालम के जो लेखन, मलयालम का लेखन हिंदी हमारा उत्तर भारत के लेखन से कहीं अधिक समृद्ध है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे सुधांशु चतुर्वेदी मलयालम से हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, उड़िया से अच्छे अनुवादक हमारे सामने राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो भारतीय भाषाओं में सेतु का काम कर रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में, तमिल से हिंदी में, उड़िया से हिंदी में, पंजाबी से हिंदी में सुभाष नीलम है, शशि सहगल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दर्जन भर। इनकी सूचियां तैयार होनी चाहिए। इस मामले में प्राइवेट पब्लिशर, निजी प्रकाशन बहुत कम काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, साहित्य अकेडमी, पब्लिकेशन विजन बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इस दिशा में जो निजी प्रकाशक है, उन्होंने भी अब अनुवाद के क्षेत्र में कुछ अच्छी और सार्थक किताबों को लाना शुरू किया है। उसमें इंडियन रेड बुक्स का नाम ले सकते हैं हम, नमन प्रकाशन का नाम ले सकते हैं। तो कुछ अच्छे प्रकाशक हैं जो अच्छा साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं पाठकों। हमने अपने फाउंडेशन से, आपको याद होगा, अनुदित साहित्य के प्रकाशन के लिए ग्रांट देने की घोषणा की हुई है। जी जी जी, जी। और अभी तक सिर्फ एक केस आया मेरे पास डॉक्टर दिव्या माथुर का। अच्छा, बाकी किसी ने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया उत्तर भारत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, आता हूं लौट के, 1 सेकंड में। जी सर, आ गया है जी। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि लेखन कार्य के अलावा आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? वाह, लेखन के अलावा मेरी हॉबीज, मैं जब सर्दियां आती हैं तो मैं गाजर छिलता हूँ। गाजर का हलवा? गाजर का हलवा पत्नी बनाती है, लेकिन वो उसमें कढ़ाई में कड़छी मैं भी घुमाता हूँ। ज्वाइंट वेंचर हो जाता है। ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त तो तत्वावधान में। और चूंकि हलवा मिल जाता है सर्दियों के दिनों में 11 बजे, 11:30 बजे, और घूमना पसंद है बड़ा। हाँ, चाहे वो माने बस की यात्रा हो, बस में मैं यात्रा कम करता हूँ, बाय रोड निकलना पसंद करता हूँ। जैसे उज्जैन हम सब लोग यात्री सब लोग गए थे, जी। ऐसे जलंधर गए या कुल्लू मनाली गए, तो वैसे मन में आ रहा है कि अगली यात्रा पुस्तक मेले के बाद 1 दिवसीय यात्रा या 2 दिन की हिसार में की जाए, या फिर आगरा भी है। आगरा भी है, और मैं बताऊं जैसलमेर भी है। तो जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, और तो लखनऊ भी है। हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, आपने जिन जिन प्रदेशों के स्थानों का नाम दिए, उन सब जगह पे हमारे समन्वयक हैं, और वो हमारे इशारे पर काम करेंगे। और पुस्तक मेले के बाद हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही किसी न किसी यात्रा पे हम लोग साथ चलेंगे। बहुत सुंदर। तो जैसलमेर चलेंगे। हमारी सीईओ साहब ने बोल दिया है कि जैसलमेर के क्षेत्र में चलेंगे। बीकानेर और जैसलमेर एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं? जैसलमेर चले। जी, जैसलमेर पक्का। जैसलमेर बहुत शानदार जगह है, वो तो गीत बढ़िया है। संगीत, सॉरी, गीत संगीत में भी कोई रुचि? गाने गाने सुनता हूँ, पुराने गाने बड़ा सुनता हूँ मैं। जब गाड़ी चलाता हूँ तो कुछ गाने चलते रहते हैं, और मेरी श्रीमती मुझे कहती है कि मेरे मिजाज के आप नहीं हो। मैं पुराने गाने सुनती हूँ, आप कभी कभी नए गाने सुनते हो, या आपको साउथ की मूवी बहुत पसंद है, तो साउथ की मूवी मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी फिल्मों से ज्यादा अच्छी हैं। हाँ, उनमें मैंने हाँ, और खाने पीने का मुझे बड़ा शौक है। आप देखिए कि मानो आप अगर मुझे बोले कि ललित जी ठग्गू के लड्डू तो जरूर खाएंगे, लेकिन अभी किसी ने बताया कि प्रकाश शर्मा जी की चाय बहुत मशहूर है लखनऊ में। यदि आप लखनऊ जाएंगे तो शर्मा जी की चाय है, प्रकाश का कुल्फी फलूदा है। तो मैंने सोच लिया कि यदि मैं वहां गया, या इंदौर हम जाते हैं, तो एक दिन गोष्ठी के लिए रखेंगे और 2 दिन खाने पीने के लिए रखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। यदि आपके सामने फाफड़ा ना हो, लस्सी ना हो, और चाय कई तरह की हो, आनंद है साहब, आनंद है। मैं आपको चलते चलते एक किस्सा सुनाऊं कि बहुत पहले जब हमारा सिंगल स्टोरी घर होता था, तो एक गोष्ठी हमने घर में आयोजित की थी। उसमें अमर गोस्वामी बहुत अच्छे कहानीकार थे जी, रमेश उपाध्याय, बलदेव वंशी,
अब हैरानी की बात है, ना अब अमरेंद्र ये अमर गोस्वामी हमारे बीच में है, ना बलदेव वंशी है, ना रमेश उपाध्याय जी हैं। जी प्रेम जन्मेजय, हरीश रावल, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो सब लोग बुधवार वाले दिन मैंने उनको इनवाइट किया था। बुधवार वाले दिन बाजार बंद होता है, तो सबकी गाड़ियां मेरे घर के आसपास लग गई, 10-12 गाड़ियां लग गई। अड़ोस पड़ोस की आंटियां बोले कि हो या मंडोरा साहब ने आज ना अच्छा अच्छा पार्टी देती हुई। मुंडे ठीक है। नु वेखना कोई सहते हम खाएंगे, हम गरम गरम जलेबी खाएंगे और लस्सी पियेंगे, दूध जी पियेंगे, अरे सब आनंद। मैंने कभी कभी गोष्ठी ऐसी भी होनी चाहिए, बहुत बात हो गई साहित्य की, आप केवल खाओ, कचौड़ी खाओ, लड्डू खाओ, ये खाओ, वो खाओ, आनंद यार। जीवन आप में क्या है। आप तो इतने नाम ले दिए, मुंह में पानी आने लगा। देखिए इसलिए, ये इसलिए मुझे सूर्योदय लखनऊ का सोन हलवा दे लिखे गया है। गया। बोले कि ये जो लाइव प्रोग्राम हो रहा है और अभी अंकल की यात्रा है कानपुर की, तो ठग्गू के लड्डू के साथ इनको सोन हलवे का भी अपना आनंद है। श्योर। तो सर जीवन जीवन में जो है वो मिठास बनी रहनी चाहिए, लेखन में मिठास बनी रहनी चाहिए। ठीक बात है। और मैं बताऊं, जो आपने तकनीक और डिजिटल की बात की, बालेंदु शर्मा दादीच हैं, उनसे मैं कहूंगा आपकी एक मुलाकात उनसे होनी चाहिए। वो बहुत अच्छा लिखते हैं हिंदी में, हाँ जी उनकी कई किताबें हैं। जी। तो टेक्निक के मास्टर हैं, माइक्रोसॉफ्ट में बड़े उच्च अधिकारी हैं, तो एक अच्छी किताब उनकी ओर से भी आनी चाहिए। श्योर। जी और अब आखिरी सवाल कि नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए आपका क्या संदेश है? सर, संदेश दिले गले हरीश नवल है, प्रेम जी हैं, प्रेम जन्मेजय हैं, प्रोफेसर राजेश कुमार हैं, उनको भी हमने बुजुर्ग बना दिया है, लेकिन वो शक्ल से और आवाज से बड़े यंग लगते हैं। बहरहाल मैं तो अपने सभी युवा मित्रों को ये कहूंगा कि भैया खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, और जितने आपके सीनियर राइटर हैं उनकी कृतियां जरूर पढ़ो। क्योंकि यदि हम अपने अग्रगामी अग्रसर अग्रिम सीनियर पंक्ति के रचनाकार का साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उनका लेखन कैसा है, उनकी शैली कैसी है, उनकी प्रस्तुति कैसी है। और कोई भी आदमी एक दिन में लेखक नहीं बन सकता, समय लगता। ठीक बात, साधना है। साधना है। आप देखिए कि यदि आपने आगरा की बात की, आगरा राजा की मंडी के पास में एक चाय वाला बड़ा मशहूर है, उसकी दुकान पे कोई शटर नहीं है, हाँ, लेकिन चाय पीने के लिए 24 घंटे लोग कतार में रहते हैं वहां। हाँ, मैंने पूछा कि यार ये तुम चाय में कुछ मिलाते हो क्या? कहता नहीं सर, प्यार मिलाता हूँ। वो चाय, कहता आप घर में जो चाय बनाते हैं वो 2 बार में उबली और आपने बंद कर दी, बर्नर बंद कर दिया। वो खूब उबालते हैं, उस खूब समय में उबालने वाली चाय में अदरक, इलायची, तुलसी खूब उबलती है। बोलती है। इसका मतलब है जितना आप अपने जीवन को बालोगे उतना स्वाद आएगा। वही स्वाद आपके लेखन में आएगा, वही स्वाद आपके मिजाज में आएगा, वही स्वाद आपके गुलाब जामुन में आएगा, गाजर के हलवे में आएगा, ठीक बात। ठग्गू के लड्डू में आएगा। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, अगर आप अनुमति दें तो सुना दूं। सुनाइए सुनाइए। एक चाय वाला ऐसा ही था, अच्छा। ऐसा ही था जिसके यहाँ चाय पीने के लिए कोई ना कोई खड़े ही रहते थे। और वो जो भी उससे बोले, भैया जरा चाय पिलाना, तो वो जवाब में बोलता हाँ प्रभु। मतलब वो किसी को नाम से नहीं पुकारता, किसी को ए बे नहीं करता, सिर्फ प्रभु बोलता। तो उससे एक दिन पूछ लिया कि भैया ये बताओ, तुम कोई भी तुमसे कुछ कहता है तो तुम हाँ प्रभु बोलते हो, इसके पीछे क्या रीजन है? सब प्रभु तो नहीं होते, कुछ तो बच्चे होते हैं, उनसे भी आप हाँ प्रभु बोलते हो। तो उसने बड़ी अच्छी चीज बताई, वो ये है कि भैया जितनी बार प्रभु बोलते हैं प्रभु की याद तो आती है। बड़ी बात। तो प्रभु का नाम लेते हैं तो कुछ तो कृपा करेगा, और उसकी कृपा है कि हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, भीड़ रहती है। आपकी बात से एक बात याद आ गई कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होगा। एक कहानी की पुस्तक पतली सी मैंने जामिया मिलिया के लिए लिखी थी, सबक।
हम्म। उसमें एक भिखारी जो है अपना कटोरा धरती में मारता है और हलवाई को दिखाता है, ए मुझे कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। लेकिन हलवाई कोई ध्यान नहीं देता। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो वो एक बार भिखारी उस हलवाई को मारने दौड़ा कि मैं इतने दिन से चला रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनता, कुछ खाने को नहीं देता, इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है, समोसे दे देता, 2 रसगुल्ले दे देता, दूध पिला देता। जब वो आया नजदीक में तो देखा कि जो लाला सेठ बैठा हुआ है दुकान पर, उसके तो दोनों पांव नहीं है। ओ ओ उस हलवाई ने बोला, देख भाई मेरे दोनों पांव नहीं है, लेकिन तेरे तो हाथ पांव दोनों हैं, तुम मुझसे कुछ पैसा ले जा, अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर और खा कमा खुश रह। उस जी। भिखारी का सारा गुस्सा दूर हो गया, उसको ठीक है। जीने का सबक मिल गया। उसने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझसे गलती हो गई। बॉस है। तो आज हर आदमी फास्ट फूड है की तरह अपना लक्ष्य पाना चाहता है। वो हाईवे से नहीं, तिगड़म तिगड़म करके जाना चाहता है। लेखन कोई तिगड़म का रास्ता नहीं है। सही बात है, साधना है। लेकिन हाँ, कि अगर किसी ने बोला कि यार ललित से मिल लेता हूं, तो एक सिफारिश लग जाएगी, रण में और नहीं है। आप सिफारिश से एक पुस्तक आपकी छप जाएगी, दूसरी नहीं छपेगी। ठीक है। दूसरी यदि छपेगी, कोई प्रकाशक छापेगा तो आपके लेखन कौशल पर छापेगा, ठीक है। आपकी गुणवत्ता पर छापेगा कि आप अपनी पुस्तक में क्या दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो दिल और दिमाग बिल्कुल। एक्टिव मोड पर रहना चाहिए। और आपके मुझे अनुमति चाहिए सीईओ साहब, एक छोटा सा ये अनुभव मैं बता रही हूँ ललित जी। जी डॉक्टर संजीव कुमार एक समय में, एक सेकंड बंद कर दीजिए। इसी के साथ हम आज का साक्षात्कार कार्यक्रम समाप्त करते हैं।